बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शराज़ी। नाज़रीन, सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया गया है। अस्करी क़यादत मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेगी। यानी कि कल 18 मार्च रोज़ मंगल को ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एडवाइस पर स्पीकर कौमी असम्बली ने इस इजलास को तलब किया है। एलामिया में बताया गया है कि कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास मंगल को, जैसे कि अभी मैंने बताया है, दोपहर 1:30 बजे तलब किया गया है। इन कैमरा ये इजलास होगा जिसमें सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। एलामिया के मुताबिक इजलास में अस्करी क़यादत पार्लिमानी कमेटी को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेगी। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास कौमी असम्बली हॉल में होगा, जिसमें पार्लियामान में मौजूद सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स और उनके नुमाइंदगान, नामजद नुमाइंदगान शिरकत करेंगे, जबकि मुतल्लिका काबीना अरकान भी इजलास में शिरकत करेंगे। नाज़रीन, ये तो है कौमी सलामती के हवाले से पार्लिमानी कमेटी का इजलास जो कल तलब किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट इजलास है। APC के हवाले से भी वज़ीर आज़म साहब ने इंदिया दिया था कि APC भी होगी, लेकिन अभी तक उस पर कुछ हमें पेशरफ्त होती नज़र नहीं आ रही। ना किसी को इन्विटेशन जा रहे हैं, ना वो APC के बारे में कुछ मामलात आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि हंगामी एमरजेंसी सिचुएशन में, हंगामी हालत में APC कॉल की जाती, तमाम सियासी जमातों को बिठाया जाता। जैसा हमने देखा था कि 16 दिसंबर 2014 के धरने के वक्त APC जब बुलाई गई थी, क्योंकि उस वक्त जो था सानिया APS हुआ था, तो सानिया APS के बाद फौरी तौर पे ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कॉल की गई थी। और उस वक्त भी नाजरीन तमाम सियासी जमातें एक टेबल पे बैठ गई थीं। हमारी अस्करी क़यादत भी उस टेबल पे बैठ गई थी। अपोजिशन हो, हुकूमत हो और अस्करी क़यादत सारे एक बेहतरीन कंसेंसस के साथ उस मीटिंग से उठे थे। और उसके बाद दहशतगर्दी का कला कमा भी हुआ था, दहशतगर्दों का, और दहशतगर्दी में कमी आई थी। तो अगर वहाँ पे उस वक्त 126 दिन का धरना तहरीक इंसाफ दे चुकी थी जब सानिया APS हुआ था, तो फौरी तौर पे उन्होंने तहरीक इंसाफ की जानिब से धरना ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया था। अगर उस सिचुएशन में APC ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस APC कॉल हो सकती है, तो अभी क्यों नहीं हो सकती? कुछ इतलात इस तरह की हैं कि तहरीक इंसाफ ने कहा है कि जी अगर APC कॉल करनी है तो वो भी हाजिर हैं, और उसमें वो जो है मुतालबा रख रहे हैं कि बानी PTI यानी कि इमरान खान साहब की शमूलियत भी होनी चाहिए। अब अगर इमरान खान साहब की शमूलियत नहीं होती तो क्या APC नहीं होगी? और अगर APC होगी और इमरान खान साहब की शमूलियत उसमें नहीं होती है, तो वो APC कितनी कारगर साबित होगी? और अगर इमरान खान साहब की शमूलियत होती है तो वो किस किस्म की, किस सूरत हाल में होगी? इस सब पे डिबेट करेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, इस सब के अलावा PTI और JUI की सियासी कुर्बतें किस हद तक आगे बढ़ी हैं, इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि मौलाना साहब ने 2 दिन पहले बड़ी ठीक ठाक किस्म की, धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हुकूमत को भी उन्होंने तनकीद का निशाना तो खैर बनाया ही है। उन्होंने कहा कि जी मौजूदा हुकूमत उनको ऑफ़र दे रही है कि हुकूमत में शामिल हो जाएं। तहरीक इंसाफ उनको क्या ऑफ़र दे रही है? क्या सूबाई हुकूमत के हवाले से तहरीक इंसाफ भी उनको कोई ऑफ़र दे रही है, नहीं दे रही? इस पे भी डिबेट करेंगे आज के प्रोग्राम में, क्योंकि मौलाना साहब ने इस ईद के बाद, वैसे तो उन्होंने कहा है कि हमारी अपनी जो उनकी कमेटी है, पार्टी की कमेटी है, उससे हम मुशावरत के बाद ही हतमी तौर पे कोई अमल सामने लेके आएंगे, लेकिन इसके बावजूद ईद के बाद वो कह रहे हैं कि किसी न किसी तहरीक की जानिब वो जाएंगे। क्या अपोजिशन ग्रैंड अलायंस भी ईद के बाद बन जाएगा? क्या मौलाना साहब की अपोजिशन में ही अगर रहेंगे तो क्या अपोजिशन ग्रैंड अलायंस का हिस्सा होंगे, नहीं होंगे? क्या अपनी अलहदा से अपोजिशन करेंगे, या हुकूमत की जानिब जाने के भी उनके कुछ इम्कानात हैं? इस पर भी बात करेंगे। एहसन इकबाल ने मुल्क में बेरोज़गारी अफराद की तफसीलात कौमी असम्बली में नाज़रीन पेश कर दी हैं। उन्होंने कहा है कि 2021 के सर्वे के मुताबिक बेरोज़गारी की शरह 6.3% है। मुल्क में रोज़गार अफराद की तादाद 2021 में 45,10,000 थी। और वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी ने कहा है कि मुलाजमत करने वाले अफरादी क़ुव्वत 6,72,00,000 अफराद हैं। बहरहाल जी, ये तो सूरत हाल है इस वक्त हमारे मुल्क की। गवर्नर सिंध ने भी कहा है कि जी मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। कुछ हुकूमत के खिलाफ तहरीकें चला रहे हैं, कुछ जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ तहरीकें चला रहे हैं, लेकिन सबको मिल बैठ के एक पेज पे आने की जिस चीज़ की ज़रूरत है दहशतगर्दी के खिलाफ, उसमें मिल बैठने का कोई अंसर नज़र ही नहीं आ रहा। तमाम सियासी जमातें उसमें नज़र ही नहीं आ रही कि इकट्ठी हैं, नहीं है, क्या सूरत हाल है? इस सब पे बात करेंगे आज के प्रोग्राम में।
क्या ख्वाजा आसिफ साहब के इस्तीफे से मामला वाकई हल होता है? डिफेंस मिनिस्टर है, नेग्लिजेंस तो डिफेंस मिनिस्टर की बनती है नाज़रीन, क्योंकि जिस दिन उन्होंने कौम को एतमाद में लेना था, अरकान पार्लियामेंट को एतमाद में लेना था, उस दिन तो वो जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद जो पहला इजलास हुआ कौमी असम्बली का, उसमें अपोजिशन को तनकीद का निशाना बना रहे थे। तो क्या डिफेंस मिनिस्टर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं? इस सब पे बात करते हैं आज के प्रोग्राम में। आपको बताते चलें कि हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है रफीला खान नियाजी साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मेंबर। बहुत शुक्रिया नियाजी साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। कर्नल रिटायर्ड अब्दुल बासित साहब है, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। एडवोकेट माजिद अली भट्ट साहब है, PMLN के सीनियर मेंबर। बहुत शुक्रिया माजिद साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले माजिद साहब से ही जान लेते हैं। माजिद साहब मुझे ये बताइए कि ये जो अभी पार्लिमानी कौमी असम्बली की पार्लिमानी कमेटी का इजलास तलब किया गया है सर, APC कितने कदम दूर है? अभी APC के बारे में कुछ अपडेट बता दें, क्योंकि हम तक तो कोई अपडेट्स नहीं है कि APC कहाँ पहुँची है, इनविटेशन दिए हैं नहीं दिए, प्लान है नहीं है। तकरीबन 2 दिन गुजर गया, वज़ीर आज़म साहब ने APC के हवाले से बात की हुई थी, तो कहाँ तक पहुँची है APC? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान है, हम तो इस वक्त दहशतगर्दी की लहर है, उसमें पाकिस्तान को मुस्तहकम हम सब का एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। ये जो नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग होनी है, उसमें पार्लिमानी पार्टीज के जितने भी काम हैं वो सारे शामिल होंगे। इसके बाद वही लोग जाके अपनी पूरी पार्टी को, अपनी जो कोर कमेटी का इजलास होगा, जाके मलिक साहब आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रही है, अपनी टीम से कहूँगी ज़रा इस इशू को प्लीज़ फिक्स करने की कोशिश करें। उतनी देर में नियाजी साहब से जान लेती हूँ। नियाजी साहब, कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास कल तलब किया गया है। अस्करी क़यादत मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेगी, APC के बारे में कुछ नहीं पता? APC सॉरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फ़ैज़ा। ये बड़ी अच्छी बात है कि इन कैमरा कौमी सलामती के लिए जो पार्लिमानी कमेटी का इजलास हो रहा है, वहाँ पे जो सिक्योरिटी जो सूरत हाल है दहशतगर्दी की, उसको ब्रीफिंग देंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कुछ ऐसी जमातें हैं जो पार्लियामेंट के अंदर नहीं हैं, जिसमें जमात इस्लामी है, जिसमें TLP है, उसमें जो सिंध की जो छोटी पार्टियाँ अवामी तारीख है, यहाँ की अवामी तारीख है, तो ये तो सिर्फ फिर आप उनको ऑन बोर्ड ले रहे हैं जो पार्लियामेंट के अंदर हैं। जो पार्लियामेंट के बाहर हैं, मेरा ख्याल है कि अगर वो तो APC पहले बुलाई जाती, या फिर आपने अगर उनको ब्रीफिंग देनी है इस हद तक कि जो ये मौजूदा जो दहशतगर्दी की लहर है वो क्यों आई है, कैसे आई है, और इसके अगर इसको आपने कम्बैट करना है, इसको रेडिकेट करना है, तो इसके लिए APC बुला लें, ताकि तमाम स्टेक होल्डर, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस जो है ना वो ऑन बोर्ड हो जाएं, और फिर एक मरबूत किस्म की जो है ना कम्बैटिंग जो है पॉलिसी आप फ्रेम करें। लेकिन दूसरी मेरी ये गुजारिश है कि क्या अच्छा होता, जहाँ तक PTI का ताल्लुक है, तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को जो है ना वो लीनियंसी काम लेना चाहिए, और मौजूदा जो पार्लियामेंट के अंदर जो PTI के चेयरमैन है या लीडर ऑफ द अपोजिशन है, जो सेनेट में लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उनको इमरान खान से स्पेशल मुलाकात करवाई जाए, क्यों उनसे भी राय ली जाए। वो एक देखें, एक पॉपुलर जमात के सरबराह हैं और इस वक्त जेल में हैं, और चूँकि उनके दौर में ये दहशतगर्दी थी ये तकरीबन 90% ख़त्म हो चुकी थी, और जो उन्होंने अपने दौर में जो मेजर्स अडॉप्ट किए थे, मेरा ख्याल है कि उनसे भी जो है ना फ़ायदा इस्तेफादा करना चाहिए। और उनको अगर आप पार्लियामेंट में तो वो आ नहीं सकते चूँकि मेंबर नहीं है, तो यकीनन एक APC बुलाकर और इमरान खान को भी उसमें शामिल किया जाए, उनसे तजावीज़ जो है तलब की जाए। अच्छा, इमरान खान साहब का बिल्कुल आप कह रहे हैं कि एक मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के लीडर हैं, उनका भी होना ज़रूरी है, क्योंकि जब APC का मतलब है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, मेरे ख्याल में होनी तो APC ही चाहिए थी। चले मैं कर्नल साहब से जान लेती हूँ। कर्नल साहब, APC में तमाम सियासी जमातें होती हैं, अब दोनों हाउस का जॉइंट सेशन होगा शायद, और ब्रीफिंग तो हो जाएगी, लेकिन जो बलूचिस्तान की नुमाइंदा जमातें हैं जो अब पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, जैसे अभी इमरान खान साहब के हवाले से नियाज़ी साहब ने बात की है, बलूचिस्तान के हवाले से ये पॉइंट मैं रेज़ कर देती हूँ, उनको ब्रीफिंग कौन देगा
उनको एतमाद में कैसे लिया जाएगा? एपीसी में तो पॉसिबल था कि उनको बुला लिया जाएगा, लेकिन पार्लियामान में तो उनकी मौजूदगी नहीं है, तो फिर उनका क्या बनेगा? क्या उनको ब्रीफिंग नहीं दी जाएगी? क्या होगा? क्या जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू शाजी। फ़ैज़ा, आपने मुझे मौका दिया यहाँ पर बात करने के लिए जी। इब्तदा से ही मैं ये कह दूँ कि इस वक्त की जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है उस मुकाबले में कि जिसमें कि हम उसका इदराक इस वक्त कर रहे हैं। जो एक पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान की शायद 75-80% या 90% जितना भी आप अंदाज़ा कर लें उसको रिप्रेजेंट कर रही है, उसको उस पॉलिटिकल सिस्टम से आउट करने के लिए हम मुल्क में दहशत गर्दी की तो लहर को गवारा कर रहे हैं, लेकिन जो इस वक्त हमें एक्चुअली करना चाहिए उस तरफ हम नहीं आ रहे हैं। आपने जो बात की बलूचिस्तान के हवाले से, बलूचिस्तान में कभी भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स जो एक्चुअल सिलेक्ट हुए हैं या इलेक्ट हुए हैं वो कभी भी सामने नहीं आए। वहाँ पर जो पॉलिटिकल सिचुएशन है बहुत डिफरेंट है। वहाँ पर जो सरदारी निज़ाम है, जो उधर के वडेरे हैं, उनका ही होल्ड होता है और वही जो है वो पॉलिटिक्स का जो डायरेक्शन है उसको जो है वो सूरत हाल को समझते हैं और उसको गाइड करते हैं। तो इस वक्त बलूचिस्तान की तरफ से तो हम किसी किस्म की इनपुट ले ही नहीं रहे और जो दहशत गर्दी जिसकी सबसे बड़ी लहर इस वक्त बलूचिस्तान में है और दूसरी केपीके में है। केपीके में तो चलो एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट है जो कि कुछ हद तक जो है वो नज़र रख रही है चीज़ों के ऊपर, लेकिन बलूचिस्तान में किसी को कुछ पता नहीं है। अभी सरदार अख्तर मैंगल ने जिस दिन ये वाक़या हुआ उससे अगले दिन कह दिया कि जी हमें ट्वीट करके जरिए कह दिया कि जी बलूचिस्तान से तो पाकिस्तान को जो है वो खुदा न खास्ता हाथ धोना पड़ चुके हैं। तो अगर सूरत हाल को कुछ लोग उस हद तक समझ रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमें बहुत सीरियसली इसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। आपने जिक्र किया था जो APS का वाक़या हुआ उसके बाद जो APC हुई थी, उस वक़्त एक हम लोगों को जो है वो एक कोहेजन नज़र आती थी पूरे नेशन की कि पूरा नेशन जो है वो इकट्ठा होकर चाहता है कि जी यहाँ पर अमन बहाल हो, यहाँ पर दहशत गर्दी का ख़ात्मा हो और उसकी तरफ तवज्जो की गई। इस वक्त तो हम ख़ुद ये नहीं समझ रहे कि हम कहाँ पर खड़े हैं। हम अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के ख़िलाफ़ अपनी कामयाबियाँ हासिल करने के लिए, यानी अब एक मुझे समझ नहीं आ रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर कर रही है कि ये PTI के जो बानी चेयरमैन हैं उनसे मुलाकात एक अदालती कमीशन करे। उस अदालती कमीशन को मुलाकात करवाई नहीं जाती। अगर हालात इस हद तक हमने ख़राब करने हैं तो फिर इसका मतलब है कि पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन या कोई और ऐसी चीज़ जो कि APC में बैठ के होनी है वो फिर बिल्कुल लामैनी है, कोई उसका मकसद नहीं है। फिर बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि APC का मकसद है कि किसी कंसेंसस के साथ कंसेंसस बिल्ड करके वहाँ से उस वक्त उठा जाए उस रूम से जहाँ पे APC हो रही हो। तो अगर कंसेंसस ही बिल्ड नहीं होना, इख्तलाफात ही वहाँ पे रहने हैं तो फिर APC बुलाने का मकसद कुछ नज़र नहीं आएगा। माजिद साहब से ही जान लेते हैं। माजिद साहब, मुझे ये बताइए कि यही सवाल आपसे, जैसे मैंने APC के हवाले से आपसे सवाल किया था, APC आप लोग बुलाने जा रहे हैं, कोई प्लान है या ये सियासी पार्लिमानी जो कमेटी का इजलास है इसी में निपटा दिया जाएगा, APC की ज़रूरत नहीं है? क्या होगा? क्या नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, ये जो पार्लिमानी कमेटियों का इजलास होगा उसमें सिक्योरिटी पर्सनल जो पार्लिमानी पार्टीज है जो इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद हैं उनको ब्रीफिंग देंगे। फिर वो अपनी यही इनपुट लेकर अपनी अपनी कंसर्न पार्टीज के कोर कमेटीज में जाएंगे और इसी तरह जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, जो गैर पार्लिमानी जमातें हैं, जो बलूचिस्तान की हैं, KPK की हैं, सिंध की हैं, दूसरी हैं पंजाब की, उन सब को फिर बारी बारी कॉन्फ्रेंस में लेकर फिर एक APC के लिए इंशाल्लाह बुलाया जाएगा। और इसमें आप इस बात पे कॉन्फिडेंस दें कि ये जो इस वक्त दहशतगर्दी की मौजूदा लहर आई है इसमें ना सिर्फ सिक्योरिटी पर्सनल बल्कि गवर्नमेंट भी और तमाम सियासी जमातें बड़ी कंसर्न है। और इंशाल्लाह हमें थ्रू मीडिया भी एक पॉजिटिव नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करनी चाहिए सो दैट के जो कौम है। माजिद साहब, हुकूमत अगर पॉजिटिव कोशिशें करे तो थ्रू मीडिया हम पॉजिटिव जो है वो जैसी बात है एक इमेज बिल्डिंग की तरफ जाएं। हम तो वो चीज़ें सामने लाते हैं जो आप लोग डिस्कशन में लेके आते हैं। आप लोगों का लाइव पार्लियामेंट का सेशन चल रहा होता है माजिद साहब,
वहाँ पे ख्वाजा आसिफ साहब जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, जाफर एक्सप्रेस के वाक़े के बाद पहला पार्लिमानी इजलास होता है और जिसमें हमारे डिफेंस मिनिस्टर खड़े होकर पार्लियामेंट में जो लाइव सेशन चल रहा है, बजाय इस बात के कि वो बताते कि कैसे कितनी मुश्किलात से ये ऑपरेशन जो है सक्सेसफुल रहा है, कहाँ पे हमने हमारे कमियां कोताहियाँ रही हैं, कहाँ पे हमसे मिस्टेक्स हुई हैं, किस तरह से ये ऑपरेशन किया गया, किस तरह से मामलात आगे चले, हुकूमत का नेक्स्ट प्लान क्या है, इस सारी चीज़ों को एक साइड पर रखते हुए, क्योंकि हम सब देख रहे थे कि डिफेंस मिनिस्टर है ना, वज़ीर दिफा है, तो कुछ ना कुछ तो आगे डेफिनेटली बताएंगे। उन्होंने हस्बे रिवायत तरीके इंसाफ को तनकीद करने में अपनी सारी स्पीच निकाल दी। तो बताएं इसमें फिर पॉजिटिव नैरेटिव कहाँ से आएगा? नहीं, देखें, जो ख्वाजा साहब ने बात की वो उनका रिएक्शन था जब दूसरी तरफ से उन पर क्रिटिसिज्म के तीर बरसाए जाते हैं, तो फिर ऑब्वियसली पार्लियामेंट में फिर वो एक ओपन डिबेट होती है जिसके उन्होंने जवाब में डिपेंड करता है ना, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। हुकूमतों को रिस्ट्रेन का मुजाहिरा करना पड़ता है, इग्नोर कर देते, अपने मतलब की बात पे आते, बताते आवाम को कि क्या सारी सूरत हाल है। आप लोगों ने जवाब दर जवाब देना शुरू कर दिया और बात तो एक्चुअल बीच में रह गई। नहीं, अपने मतलब की जो जाफर एक्सप्रेस का वाकया था उस पर भी उन्होंने बात की, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने भी बात की, तलाल चौधरी ने भी बात की। और मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ कि इस वक्त मीडिया का भी एक रोल है कि मीडिया भी पॉजिटिव एक कौम को मैसेज दे कि जिस तरह हमारी फौज पाकिस्तान के जवान कुर्बानियां दे रहे हैं, उस वक्त हमें उनकी भी हौसला अफजाई की जरूरत है, उन माओं की भी हौसला अफजाई की जरूरत है। सर मीडिया अपना किरदार अदा कर रहा है, सर मीडिया माजिद के साथ अपना किरदार अदा कर रहा है। हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएं, क्या हुकूमत अपनी जिम्मेदारी अदा कर रही है? आप मीडिया के रोल को प्लीज़ एक साइड पे रख दें। हम अपनी अफवाज के साथ हैं, हम अपनी मौजूदा हुकूमत के साथ हैं। अगर दहशत गर्दी का खात्मा कर रही है, अगर वो अपने केसेस ख़त्म करिए तो ये उनका पर्सनल मैटर है, लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि आप लोगों का APC के हवाले से क्या प्लान है? जस्ट शॉर्टली बता दें, फिर मैं नियाजी साहब से जानूँ। इस वक्त पार्लियामानी कमेटियों का इजलास होगा जिसमें सिक्योरिटी पर्सनल उनको ब्रीफिंग देंगे, फिर वो ये इनपुट लेकर अपनी कोर कमेटीज में जाएंगे और फिर उसके बाद तमाम पार्टीज ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी जिसमें पूरी पार्टीज को कॉन्फ्रेंस में लेकर और जो सिक्योरिटी ब्रीफिंग होगी उसके मुताबिक जो प्लान बनेगा पूरी कौम उसके साथ होगी। और इस वक्त भी पूरी कौम पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़ी है और राजे तहसीन पेश करती है अपने उन नौजवानों को जो अपनी जानों के नजराने दे के मुल्क पाकिस्तान की इस बका और इस्तिकामत की जंग लड़ रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त हो गया, बिल्कुल ठीक है। नियाज़ी साहब मुझे ये बता दीजिए, कौमी सलामती की पार्लियामानी कमेटी का इजलास कौमी असम्बली हॉल में होगा जिसमें पार्लियामान में मौजूद सियासी जमातों के पार्लियामानी लीडर्स और उनके नामजद नुमाइंदगान शिरकत करेंगे। कौन कौन से आपके नामजद नुमाइंदगान है? कोई आप लोगों ने लिस्ट बना ली है? देखें जी, अभी लिस्ट जो है ना वो पाइपलाइन में है। मुझे इतना पता है कि 4 सेनेटर और 10 जो है ना वो MN हैं। वो अच्छा। इन 14 की कमेटी होगी, 14 लोगों पे मुश्तमिल होगी। तो मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ कि ये जो बलूचिस्तान के अंदर जाफर एक्सप्रेस किडनैप हुई है, वहाँ पे जो कैजुअल्टीज़ हुई, वहाँ पे जो बेगुनाह जो लोग उस पर सवार थे या हमारी सिक्योरिटीज़ के जो पर्सनल वहाँ पे शहीद हुए हैं, कभी आपने सोचा है कि BLA का बानी कौन है? हुर ब्यार मरी है। और मैं आपको आपके ही चैनल से बताना चाहता हूँ कि हुर ब्यार मरी का जो भाई चंगेज़ मरी जो है वो वहाँ का MP है, बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून का MP है। जिस तरह पहले कर्नल साहब ने कहा है कि वहाँ पे सही नुमाइंदा जो लोग हैं वो नहीं है, इलेक्शन के थ्रू नहीं आए, वो ऑक्शन के थ्रू आए हैं। यही तो बदकिस्मती। अगर वहाँ जो सही लोग जिनका मैंडेट बनता था, अगर उनको असम्बली लाया जाता, फिर वो कंक्रीट और पॉजिटिव जो है ना मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ एक प्रोग्राम देते, मगर ऐसा हरगिज नहीं है। अब सबको अपनी अपनी सफ़ों में से इन दहशत गर्दों को निकालना होगा और बिल्कुल सामने आके कि जनाब देखें ये लोग जो है इनका दहशत गर्दों के साथ अलग सा, लिहाजा इनको हम निकाल रहे हैं। तमाम जमातें निकालें अपने अपने जो उनके अंदर घुसे हुए लोग हैं। नंबर 1। नंबर 2, जब तक आप पॉलिटिकल टर्माइल नहीं ख़त्म करेंगे,
लोग जो है ना वो आपकी ना बात सुनेंगे, वक्ती तौर सुन लेंगे, मगर उस पर पॉजिटिव जो रिस्पांस है वो नहीं देंगे। एक तो सीबीएम का जो डेफिसिट है ना, इसको भी आपने इसको रिस्टोर करने के लिए मेरा ख्याल है कि तो पहले एपीसी बुलानी चाहिए थी, तमाम लोगों को की राय लें, उनसे कहेंगे ठीक है माजी में जो कुछ भी हो गया है आप उसको एक साइड पर रख दें, आइंदा नहीं होगा, हम आइन और कानून की बालादस्ती के मुताबिक आपके साथ बिहेव करेंगे और आओ हम सब मिल के जो है ना वो दहशत गर्दी के खिलाफ एक ऐसा प्रोग्राम तैयार करते हैं जिसमें आप सब ने अपने अपने हिस्सा डालना है। तो अब फिर मैं उधर आता हूं, जैसे अभी आपने फरमाया था कि देखें बलूचिस्तान के अंदर ऐसी पार्टी हैं जिनको आप कह सकते हैं कि वहाँ की लोकल जो पार्टीज हैं जो पार्लियामेंट के अंदर नहीं है, जिस तरह डॉक्टर अब्दुल हई साहब, वो साहब वज़ीर आला भी रह चुके हैं, इसके अलावा वो बड़े इंटेलेक्चुअल माइंड के लोग हैं, इसके अलावा और बहुत सारे लोग हैं जो पॉलिटिक्स नहीं करते मगर वो दर्द दिल रखते हैं, उसमें बड़े बड़े तजियाकार हैं, सहाफ़ी हैं, सारे हैं। बदकिस्मती ये है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो अपनी जिम्मेदारी, अपनी खामियां कमजोरियां नहीं बताती, दूसरे की जिम्मेदारियों का तयन करती है कि सहाफ़ी अपना किरदार अदा ये करें। भाई आपने डिक्टेट करना है, आप अपना बताएं आपने अब तक क्या करना है। जब एक मुल्क का जहाँ इतनी बड़ी दहशत गर्दी हुई और पार्लियामेंट के अंदर मुल्क का एक वजीर दफा जो ये नॉन सेंस और नॉन सीरियस जो वो रवैया अपना रहा है, तो इसके बाद आपको पता होना चाहिए, मालूम हो जाना चाहिए कि किस हद तक जो है ना ये सीरियस हैं और किस हद तक जो है ना ये दहशतगर्दी ख़त्म करना चाहते हैं। देखें अपोजिशन तनकीद करती है और ये बड़ी मुश्किल सूरत हाल थी, इसमें वजीर दफा को चाहिए था कि वो असल इशू की तरफ आते, इसको इग्नोर करते, मगर उसने इग्नोर नहीं किया, वही ब्लेम गेम, वही, हालांकि वो खुद तो 47 का वो इलेक्टेड है, सिलेक्टेड है, और फिर वो जिस किस्म की वो बात करता है, मुझे शर्म आ रही है कि ये अगर ऐसे लोग आपके कैबिनेट में हैं तो फिर इस हुकूमत को, इस मुल्क ने फिर इसका तो जमहूरियत में 6 दर्जे जो है ना इसलिए वो डाउन हुए हैं कि ये इस काबिल नहीं है, या यहाँ पे जमहूरियत जो है ना सही मायना में जो है वो नहीं चल रही। नियाज़ी साहब मुझे ये भी बता दीजिए, फिर कर्नल साहब की जानिब जाती हूँ, ये आप लोगों ने वाकई में डिमांड रखी है कि एपीसी में जब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी इमरान खान साहब को भी बुलाया जाए? मैं गुजारिश कर रहा हूँ, बिल्कुल हमारी ये डिमांड है, रहेगी, बिल्कुल रहेगी कि इमरान, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि वो चूँकि प्राइम मिनिस्टर रह चुका है और आपको पता होना चाहिए कि उनकी काबिलियत से नेटो फोर्स से जो है उनका इनखला हुआ अफगानिस्तान से बड़े पीसफुल तरीके से हुआ, और उनको उन सारी जो उसकी जो वजूहात हैं, जो काजेज हैं, जो रूट काजेज हैं, वो उनको बिल्कुल बाखूबी आगाह हैं, इसलिए उनका होना ज़रूरी है, अदरवाइज हम किसी एपीसी में नहीं बैठेंगे। यानी कि आप किसी एपीसी में इसके अलावा नहीं बैठेंगे अगर खान साहब को, यानी कि अगर आपके जो को चेयरमैन है या जो इस वक्त जो बानी चेयरमैन है इमरान खान साहब के अलावा अगर बैरिस्टर गौहर या शिबली फराज या दूसरे सलमान अकरम राजा, उमर अयूब, ये सारे उनके बगैर नहीं बैठेंगे? नहीं, हम एपीसी में नहीं बैठेंगे क्योंकि ये पार्लियामानी कमेटी यहाँ पे ब्रीफिंग होगी, यहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग देंगे, वो बिल्कुल हम बैठेंगे। कर्नल साहब से जानते हैं, कर्नल साहब जाफर एक्सप्रेस आने के बाद जिस तरह से सियासी हरकत नजर आनी चाहिए थी सियासतदानों की जानिब से, जो कि एक सेंस ऑफ अर्जेंसी होती है, आप तो ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, आप चूँकि सिक्योरिटी फोर्स का हिस्सा रह चुके हैं, ये कि मतलब जो उनको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए था कि जी वाकई एक बहुत बड़ा थ्रेट है बलूचिस्तान को लेके, और दूसरा जो डिस्कोर्स है पार्लियामेंट और सेनेट के अंदर, वो तो ऐसे लगता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, बस एक नॉर्मल सी एक पॉलिटिकल डिबेट है, पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है, एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है अक्रॉस द बोर्ड, बस यही सारी सिचुएशन है इस वक्त। देखें जी, जब आपके पास रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं है, जैसे नियाज़ी साहब ने फरमाया कि जी फॉर्म 47 वाली हुकूमत बनी हुई है और वो ख़ुद एक्नॉलेज करते हैं कि हम फॉर्म 47 वाले हैं, पब्लिकली बिल्कुल एक्नॉलेज करते हैं, चाहे जो ऑन एयर आके ऑन रिकॉर्ड वो डिफरेंट बात या स्टांस रखते हों, लेकिन एक्चुअली वो इसको बिल्कुल एक्नॉलेज करते हैं। इंटरनेशनली हर तरफ जो है इसके ऊपर बात क्लियर हो गई है कि जी जो इलेक्शंस थे फरवरी 8 के वो बिल्कुल अनफेयर थे और उसके अंदर मैनेज्ड रिजल्ट्स दिए गए हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर ऐसी सूरत हाल है तो आपको फौरी तौर पर ऐसा तरीका अपनाना चाहिए जैसे हमने एपीसी की बात की है, और एपीसी में जो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और उनके लीडर्स हैं उनको आगे लाना चाहिए, बिकॉज दे आर द ओनली पीपल जो कि किसी किस्म का
इफ़ेक्ट रखते हैं, जिनकी फॉलोइंग होगी। अगर उसके अलावा अगर आप जो आजकल के प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी बात करेंगे तो उसको तो दुनिया एक जोक लेती है, दे डू नॉट टेक हिम एनी सीरियसली। अब इस वक्त की जो सूरत हाल है, जो पार्लिमानी कमेटी बनी है, वो भी एक फार्स होगा, बिकॉज उसके अंदर ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स विल नॉट बी देयर। ना वो एड्रेस हो रहे होंगे और ना उनके पास किसी किस्म की कोई अथॉरिटी है कि वो किसी तरीके से अपनी जो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है उसको जाहिर कर सकें या उसको स्टैंप कर सकें। तो जब तक ये वाली सूरत हाल हम नहीं उसका इदराक करेंगे, और मेरी तो मतलब जो हमारी फ़ौजी क़यादत है उसी से ही उम्मीद है, बिकॉज दे हैव द पावर कि वो इस चीज़ को इन्फोर्स करवा लें, इंश्योर करवा लें कि पाकिस्तान की वहदानियत, पाकिस्तान की जो फेडरलिज्म है उसको कायम रखना कितना ज़रूरी है, और जितने ख़तरात उसकी तरफ इस वक्त मुंह उठाए बढ़ रहे हैं उन सब को हमने जो है वो मुंह तोड़ जवाब देना है। पाकिस्तानी अफवाज से कितनी कुर्बानियाँ हम लेते रहेंगे, और अभी तक आज तक उन्होंने कभी किसी कुर्बानी से दरेग नहीं किया। किसी भी जो भी उनके सुपुर्द ड्यूटी की गई है, चाहे वो फ्लड रिलीफ की थी, चाहे वो अर्थक्वेक्स में थी, चाहे वो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ है, चाहे किसी किस्म की कोई भी दुनियावी आफत हो, कुदरती आफत हो, या एक मैन मेड क्राइसिस जैसे कि दहशत गर्दी ने बनाया है, लेकिन हमें भी थोड़ा ख्याल करना चाहिए। हमारी माएँ जो कि अपने बच्चों को फिर बाद में रोती हैं, बहुत दुख होता है कि जिस वक्त हम इतनी कैजुअल्टीज़ देखते हैं तो किस चीज़ के लिए ये हो रही हैं, और हमें ये एहसास करने की ज़रूरत है कि मतलब दहशत गर्दी एक बहुत मज़मूम चीज़ है, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पर अपने लोग एलिनिएट हो चुके हैं, उनकी एलिनिएशन को जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिकल मीन्स के साथ ही ख़त्म किया जा सकता है। आज कितने साल हो गए हैं बांग्लादेश बने को, आज भी हम ये कहते हैं कि अगर उस वक़्त जो साहिबजादा याकूब अली ख़ान ने कहा था उसकी बात पर अमल किया जाता और पॉलिटिकल सोल्यूशन उसका ढूंढने की कोशिश की जाती, तो शायद आज के हालात उतने बुरे ना होते जितने कि इस वक्त हम फील कर रहे हैं। बांग्लादेश हमसे इस तरह से टूट के अलहदा ना हुआ होता, और हमारे जो अपने मसाइल हैं, नेचुरली एक मुल्क जो कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना था, उसका 2 लाख होना कोई छोटी चीज़ नहीं थी। ठीक है, मैं माजिद साहब से जानती हूँ। माजिद साहब, मुझे ये बताइएगा, हुकूमत APC के बजाय मामला कौमी सलामती कमेटी में क्यों लेकर जाना चाहती है? कुछ बहुत ज़्यादा बातें इस तरह की जा रही हैं, आप डिनाइल दे सकते हैं अगर इसमें हकीकत नहीं है, कि चूँकि अपोजिशन की जानिब से डिमांड ये की गई है कि इमरान खान साहब को भी APC में शामिल किया जाए, उनको भी बुलाया जाए। जैसे कि अभी नियाज़ी साहब ने कहा कि मुल्क के साबिक़ वज़ीर आज़म रह चुके हैं, तो एक बड़ी सियासी पार्टी के सरबराह हैं, तो सर उनका भी जैसे अपोजिशन डिमांड करिए तरीके इंसाफ के उनका होना ज़रूरी है। तो ये क्यों एक आम सेंस ये बन रही है कि उनकी प्रेजेंस से बचने के लिए हुकूमत ये इकदाम उठा रही है? ऐसी नहीं है। देखिए इस वक्त रिसेंटली एक वेव ऑफ टेररिज्म आई है जिसको के काउंटर कर रही है हमारी एजेंसीज। तो एजेंसीज की इनपुट देना पार्लियामेंट को वो लाजमी था, इसलिए एक सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग जो ना वो बनाई जा रही है, इन कैमरा ब्रीफिंग हो रही है। उसके बाद मैं बार बार कह रहा हूँ कि APC उसके बाद डेफिनेटली होगी, लेकिन यानी कि जो बाद में APC है, जो बाद में APC है उसमें इमरान खान साहब की शमूलियत की करवाई जाएगी। इमरान खान साहब इस वक्त कन्विक्टेड हैं, उन्हें अगर बाहर आने डाला जेल से बाहर तो उनकी बेल होगी तो वो आएंगे, इसके अलावा और कोई तरीका कार नहीं है। लेकिन हैविंग सेड ऑल, मैं बात करना चाहता हूं कि देखें, मैं कोशिश कर रहा हूं ये बताने की मीडिया पे कि हमारा कोई कंसेंसस होना चाहिए। कौम इस वक्त एक दहशतगर्दी की लहर में, लेकिन हमारे रफीउल्लाह साहब कह रहे हैं कि नहीं जी नहीं, अगर इमरान खान नहीं है तो फिर पाकिस्तान भी नहीं है, फिर किसी तरह की APC नहीं होगी। और हमारे कर्नल साहब कह रहे हैं कि नहीं जी देखें जी ये फॉर्म 47 के हैं, वो शहबाज शरीफ को मानता नहीं है। कर्नल साहब आपकी इतला के लिए अर्ज है कि जब शहबाज शरीफ आया था तो स्टॉक एक्सचेंज 4200 इंडेक्स पे थी, जो इस वक्त 1,17,000। सर माजिद साहब, अभी मैं स्टॉक एक्सचेंज की बात नहीं कर रही, माजिद के साथ अभी मुझे स्टॉक एक्सचेंज की बात नहीं करनी, अभी मुझे दहशत गर्दी की बात करनी है। माजिद साहब मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? अभी मुझे दहशत गर्दी की बात करनी है, मुझे स्टॉक एक्सचेंज की बात नहीं करनी, मुल्क की सलामती की हम बात कर रहे हैं,
मुल्क की सलामती में अगर आप इमरान खान साहब को बेल पे नहीं बाहर लाना चाह रहे, एक सजेशन दी है उन्होंने, तो आप हुकूमत में सर बिग ब्रदर वाला किरदार अदा करें, कोई हल जो है संजीदगी से निकाले, मसले का हल निकाले, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बैगेज हमेशा हुकूमतों के कंधों पर होता है। अगर आप उनको बेल पे बाहर नहीं बुलाना चाह रहे, नो इशू सर, आप वीडियो लिंक पे भी ले सकते हैं, उनकी सजेशन ही लेनी है ना आपने, जेल से वीडियो लिंक पे ले लें, इसमें क्या प्रॉब्लम है सर? देखें, उनसे इनके नुमाइंदे मिलते हैं और जो सारी पॉलिसी पीटीए की चल रही है वो इमरान खान साहब भी टोक करते हैं और बाहर आके बता देते हैं। लेकिन अगर ये शर्त रख देना प्री कंडीशन के तौर पर कि वो आएंगे तो ये हम बैठेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, तो ये एक सपोज मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं गोजी के इमरान खान को लेकर आ जाए, हाउ इज इट पॉसिबल? वो कन्विक्टेड हैं सर, क्यों नहीं पॉसिबल? जब उनका एक केस सुप्रीम कोर्ट में लगता है तो सुप्रीम कोर्ट में भी तो वाया वीडियो लिंक वो वहां पे चले जाते हैं ना। सुप्रीम कोर्ट भी तो वीडियो लिंक के जरिए उनके प्रेजेंस को वहां पे जो है वो मेक श्योर करवा लेती है। तो अगर वो कन्विक्टेड हैं तो मुल्क के साबिक वजीर आजम ना, डिबेट नहीं है कि कन्विक्टेड है या नहीं कन्विक्टेड। सर, थोड़ा सा अनाव को पीछे रखना पड़ेगा ना मुल्क की सलामती के लिए। आप कह रहे हैं, आप लोगों का बार बार ये क्लेम है कि हमने रियासत के लिए सियासत को तबाह कर दिया, तो सर अब वक्त है आप लोगों का रियासत को बचाने का। अगर रियासत को बचाना है तो क्यों आप अपनी सियासत को मजीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए या मजीद इसको संभालने के लिए या बचाने के लिए मिसर हैं कि हम खान साहब को नहीं लेके आएंगे? वीडियो लिंक के जरिए अगर आ जाए बात खत्म हो जाएगी, उनका भी मुतालबा रह जाएगा, ऑल पार्टीज कंसेंसस भी हो जाएगा, बात भी खत्म हो जाएगी। सर, खान साहब क्या है? खान साहब पीटीआई है ना, तो पीटीआई का इनपुट है ना, रफीउल्लाह नियाज़ी साहब है ना आपके प्रोग्राम में पीटीआई को प्रेजेंट कर रहे, हुमायूं को। चले एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, बड़े मियाँ साहब भी मत आए, फिर जरदारी साहब भी मत आए, बिलावल साहब भी मत आए, छोटे मियाँ साहब भी मत आए, बाकी सियासी जमातें बैठ जाएं, फिर कंसेंसस बिल्ड कर लें। पूछने के लिए तो एक एक चीज को आपको भी फिर वापस अपने कायदीन के पास ही जाना पड़ेगा। बात तो यह है कि वो मामला लटके ना, बार बार आपको दूसरों के पास, जी अभी हमें कल का टाइम दे, हमें परसों का टाइम दे, हम जाके मिलेंगे अपने कायद से, फिर वापस आएंगे। तो बेहतर है कि सारे एक जगह पे मौजूद हो, वहां पे ही सबका इनपुट आ जाए। जब एट द एंड आप लोग उठे तो कंसेंसस के साथ उठे। बात तो सिर्फ इतनी सी है। देखें, जब बात आ गई ना पाकिस्तान की, तो उस वक्त हमें ये जो छोटी छोटी नाएं हैं ना कि जी ये होगा तो ये होगा, यही मैं कह रहा हूँ कि चलिए जी, ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। न्याजी साहब, मुझे इस वक्त माजिद साहब की बात से बिल्कुल नहीं लग रहा कि वो इंटरेस्टेड है खान साहब को लाने में। माजिद साहब एडवोकेट हैं, इनको पता है कि पेरोल के जरिए भी बंदे बाहर आ सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरा, आपने वीडियो लिंक वाली बात की, बेहतरीन। ये बेचारे चाहते हैं, ये हैं बेचारे, इनके पास ताकत नहीं है, इख्तियार नहीं, इख्तियार किसी और के पास है। देखो मेरी बात सुने, अगर वाकई आप दहशतगर्दी खिलाफ जंग लड़ना चाहते हैं, मैं कह रहा हूँ, मैं देखो इस चैनल से बात कर रहा हूँ कि हम बिल्कुल दहशतगर्दों के खिलाफ पूरे तन मन धन अपना माल सब कुछ कुर्बान करने के तैयार हैं। मगर अफसोस है इमरान खान एक है, बाकी तमाम जीरो है। 0 जमा 0 जमा 0 इज इक्वल टू बिग जीरो, याद रखना। एक के साथ जीरो लगेगा तो फिर वो ताकत बनेगी। जब तक ये, मैं दावे से कह रहा हूं कि अगर ये मुखलिस हैं, ये दहशतगर्द ख़त्म करना चाहते हैं, ये जो पॉलिटिकल जो हुकूमत है, ये सियासी हुकूमत, ये सब लोगों को, ये उन अदारों को भी ये कह सकते हैं कि देखें इस वक्त मुल्क जो नाजुक दौर से गुजर रहा है, एक ज़बरदस्त किस्म की वेव्स आ रही है दहशतगर्द की, और हमने इससे बचना है, इससे मुल्क और कौम को बचाना है, इससे अपनी सिक्योरिटी इदारों को बचाना है। तो इसके लिए आपको दिल बड़ा करना होगा और इमरान खान को उसमें शामिल करना होगा। बाकी जो है कि किस तरह शामिल करना है, वो बहुत सारे ऑप्शन खुले हैं, बहुत सारे ऑप्शन मैं माजिद में नहीं जाता। हल निकालना हो तो निकल आता है। माजिद साहब का जब प्राइम मिनिस्टर साहब का एयरपोर्ट पे आता है तो वहां पे रियासत जो है वो मुकदमात वापस विड्रॉ कर लेती है, वो भी तो कन्विक्टेड था। मगर यार ऐसा नहीं है, बायोमेट्रिक एयरपोर्ट पे ये सारा कुछ हुआ है। देखो, सारे अपनी अपनी गलतियों को माने कि हमसे ये गलतियों आए, हम सब मिल बैठकर, हम एक कौम बनकर हम इस मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ एक मुहाज बना रहे हैं और अपनी तमाम रंजिशें, कदूरतें, लग्जिशें एक दूसरे माफ करें और हम उनको खत्म कर रहे हैं। फिर जाके जो है ना दहशतगर्दी के खिलाफ बात करें।
ठीक है, कर्नल साहब से जानते हैं। कर्नल साहब, अभी आपने माजिद साहब की भी बात सुनी, आपने नियाज़ी साहब की भी बात सुनी। अगर मेरा पॉइंट यह है कि अगर सारे एक जगह बैठ रहे हैं, मुझे इस बात के कि ये जैसे मुज़ाकराती कमेटियों वाला हाल हुआ था, वहाँ जाती थी, मैंडेट लेती थी, क्योंकि दोनों के बड़े बैठे हुए नहीं थे तो दोनों आपस में डिस्कस करती थी, जो डिस्कशन होती थी उसके बाद अपने अपने बड़ों के पास जाके उस पर आगे आउटपुट लिया जाता था, फिर मामला लटक जाते थे। सेकेंड मीटिंग, थर्ड मीटिंग, ये मामला लटकते रहे। अब मसला यह है कि मुल्क की सलामती का मसला है, तो तमाम सियासी जमातें अगर APC बुलाई जाती है, वहाँ पे बैठती हैं, अगर जैसे एक कन्विक्टेड बड़े मियाँ साहब का बायोमेट्रिक एयरपोर्ट पे हो सकता है, तो दूसरे कन्विक्टेड को वाया वीडियो लिंक क्यों नहीं बुलाया जा सकता? पेरोल पे भी बुलाया जा सकता है, मुल्क की सलामती के लिए ना, ताकि ये मसला ही ख़त्म हो जाएगी। जी कल हम जाके दोबारा मिलेंगे उनसे जेल में, उसके बाद कंसेंसस बिल्ड करेंगे, फिर आगे जाएंगे, वहीं पर बैठे बैठे मसला हल करें, आगे एक्शन की तरफ जाएँ। नहीं जी, वो तो अगर कहते हैं इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, जब विल ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। 191 मिलियन पाउंड्स का जो केस है, उसके अंदर वो 1 मिलियन पाउंड जो है वो अब दानिश स्कूल्स के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, और जिस दानिश यूनिवर्सिटी भी अनाउंस हो गई है। जी, दानिश यूनिवर्सिटी भी अनाउंस, और जिसके खिलाफ वो केस था और उस पर से कुछ भी नहीं निकला, उसको कन्विक्ट किया है, और उसकी कन्विक्शन को ख़त्म कराने के लिए जो उसकी दरख्वास्त है वो लगने नहीं दी जा रही। तो मसला ये है कि जब आपने अपने पॉलिटिकल इश्यूज़ को उस तरीके के ऊपर, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर भी तरजीह देना शुरू कर देनी है, तो उसके बाद फिर ये उम्मीद करना कि ये नेशनल सिक्योरिटी सुप्रीम हो जाएगी, नहीं होगी। आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि तमाम पॉलिटिकल जितनी भी आपकी जो हैं वो सारी की सारी एक साइड पर रखी जाएं, और नेशनल सिक्योरिटी को जो जो थ्रेट्स हैं उनको इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल जो भी उसकी है, उसके बगैर उसके ऊपर तवज्जो दी जाए और उसका हल निकाला जाए। इस वक्त इंतहाई शदीद ज़रूरत है, बिकॉज अगर टाइम ये पास कर गया तो उसके बाद जैसे बांग्लादेश से हम कुछ भी नहीं कर सके थे, अल्लाह ना करे वो वाले हालात ना बने। बलूचिस्तान बिल्कुल तैयार बैठा है, और KPK के अंदर भी जो है वो उस तरफ पूरी की पूरी जो भी लॉबीज़ हैं, चाहे इंडियन लॉबी हो, चाहे अमेरिकन लॉबी हो, चाहे कोई और हो, सारे के सारे अपनी अपनी गेम बनाने के चक्कर में हैं। किसी का पाकिस्तान के साथ कोई इंटरेस्ट नहीं, पाकिस्तान के साथ इंटरेस्ट सिर्फ पाकिस्तानियों का है। अगर पाकिस्तानी उस इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करने की तरफ तवज्जो दें। मुझे ये बताइए माजिद साहब कि एहसन इकबाल ने कहा है कि मुल्क में बेरोज़गारी अफराद की तफसीलात के बारे में उन्होंने कुछ कहा है कि जो 2021 के सर्वे के मुताबिक बेरोज़गारी की शरह 6.3% है। रोज़गार अफराद की तादाद 2021 में 45,10,000 थी। अभी 2024 के बारे में आपके क्या डिजिट्स हैं? अभी जो लास्ट सर्वे हुआ था वो 2021 में हुआ था, और उसके बाद फर्दर सर्वे जो ना वो कंडक्ट होना है, तो फिर उसके आएंगे फिगर आएंगे। लेकिन मैं एक बात आपको दोबारा अर्ज करना चाहता हूँ, कर्नल साहब और रफीउल्लाह साहब की गुजारिश, और आपकी भी और मीडिया की तरफ से, कि देखें ये जब APC जरूर होगी, APC होगी, लेकिन ये जो प्री कंडीशन रखनी है ना, ये नहीं होना चाहिए कि जी ये सर आपका पॉइंट आ गया, प्री कंडीशन की बात आ गई। मैं एक पॉइंट मैं आपके सामने रख देती हूँ। अभी आप कह रहे हैं कि आपको डिजिट्स का नहीं पता, वो सामने आएंगे कुछ डिजिट्स। कर्नल साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि जो वेस्ट पाकिस्तान ने उस वक्त की थी, उस पर शेख मुजीब को भी बुलाया था उन्होंने। ठीक है जी, आपने सुन लिया। अभी मुझे माजिद साहब ये भी बता दिएगा, 2021 के बाद आपने कहा जी कि कोई सर्वे नहीं हुआ, पता नहीं है कि बेरोज़गार अफराद की तादाद क्या है। मेरे ख्याल में शायद थोड़ा सा लैक ऑफ नॉलेज है आपके पास। अभी ये कुछ ही दिन पहले अपने इश्तिहार में आपने इस बात का जिक्र नहीं किया था, ये जो आप लोगों ने पूरे पेजेस के 15, 20, 25, 60 पेजेस के आप लोगों ने जो इश्तिहार छपवाए थे, कि अगर 2021 में 45,10,000 मुल्क में बेरोज़गार अफराद थे, तो इस वक्त 10,50,00,000 लोग खते गुर्बत के नीचे हैं। सर इसमें से आप अगर वो खते गुर्बत के नीचे हैं तो उसमें से मेजोरिटी, इसका मतलब है बेरोज़गार अफराद की होगी, बेरोज़गार अफराद की होगी। और सर ये नंबर मेरा नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक का नंबर है, मेरे ख्याल में आपकी नॉलेज में होगा। जी बिल्कुल ही। देखिए जो इश्तिहार दिए थे वो 1 साल की कारकर्दगी, और सारी दुनिया इस बात को मानती है कि 1 साल में सर इश्तिहारात को छोड़े, नंबर्स की तरफ आए। भी बचाया और पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। इस तरह पंजाब गवर्नमेंट भी बेहतरीन काम कर रही है, स्टूडेंट्स को दे रही है, गरीबों के पैकेज दे रही है। बेरोजगार अफराद के बारे में क्या बता रहे हैं आप, ये बता देना जरा। इस वक्त पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज है वो ऊपर जा रही है, आस्ता आस्ता इंशाल्लाह वो ये जो रोजगार वाला सिलसिला है, IT की आज भी USA की
टॉप आईटी के जो मेंबर्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं, वो पाकिस्तान में आईटी कॉल सेंटर खोलेंगे, उससे फर्दर। चलिए सर, आप डिजिट्स की तरफ नहीं आ रहे, मैं एक और डिजिट का इजाफा आपके नॉलेज में कर देती हूँ। पिछले साल के डिजिट्स की निस्बत 1.5 करोड़ लोगों का इजाफा हुआ है खते गुर्बत में। पिछले साल के डिजिट्स जो थे, जो आपने कहा कि 2021 के बाद के डिजिट सामने नहीं आए थे, वो 9 करोड़ थे सर, अब 10 करोड़ 50 लाख हैं। मैं आपके नॉलेज में ले आती हूँ। नहीं, ये आपने फिगर जो दिया है, मैं इस फिगर से एग्री नहीं करता सर। ये मेरा फिगर नहीं है, मैंने आपको पहले बताया, ये वर्ल्ड बैंक का फिगर है। आप जाके उनकी रिपोर्ट देख लें, वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक ने, IMF ने पाकिस्तान को जब किस्त देते हैं ना, तो वो तभी देते हैं जब ठीक है जी, आपको पॉइंट आ गया। अब नियाज़ी साहब शॉर्टली लास्ट 10 सेकंड आप क्या कहेंगे? सर माजी साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, मैं बासी साहब नियाज़ी साहब से लास्ट पॉइंट ले लूं। पूरा पाकिस्तान बेरोजगार हो रहा है। अब हुकूमत, पंजाब हुकूमत प्रोविंशियल टैक्स दुकानदारों को भेजना शुरू कर दिया है, किसानों को टैक्स देना शुरू कर दिया, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। जो जिनके पास ख्याल में बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। बस सब लास्ट 10 सेकंड जी, मैं सिर्फ एक अर्ज करूंगा कि जो अभी पेट्रोलियम की प्राइसेस के बारे में था कि 15 रुपए कम होनी है, नहीं कम की, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में कम हुई है। ये है इनकी कारकर्दगी और ये है इनका रिजॉल्व, बिकॉज कमिटमेंट इनकी ये थी कि जब इंटरनेशनल मार्केट में कम होंगी तो हम कम करेंगे, लेकिन वो हुई नहीं ना। वो इंटरनेशनल मार्केट में कम हुई है। बहुत शुक्रिया वफीउल्लाह खान नियाज़ी साहब आपका, कर्नल रिटायर्ड अब्दुल बासी साहब आपका, एडवोकेट माजिद अली भट्ट साहब आपका, मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त, इस दुआ के साथ कि हर आने वाला दिन पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के हक में बेहतर हो। आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।